हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में और एलपीजी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है 12th क्लास की बिजनेस की बुक में, चैप्टर नंबर 3 जो है बिजनेस इन्वायरमेंट। उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज की वीडियो में उस चैप्टर में जो बच गए थे टॉपिक, हमारे दो टॉपिक थे, डिमोनेटाइजेशन और एलपीजी पॉलिसी। उसके लिए मैंने कहा था आपसे सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आज की वीडियो में हम वो टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन को हिंदी में कहते हैं नोटबंदी। ठीक है, मतलब कि जब किसी कंट्री में चलने वाली करेंसी से उसका लीगल स्टेटस छीन लिया जाता है, उसका लीगल स्टेटस विड्रॉ कर दिया जाता है, मतलब वो अब आज के आगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, तो उसे उसे हम कहते हैं क्या, डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं एक बार। विड्रॉ ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर, है ना, लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। वो करेंसी जो सर्कुलेशन में है उससे उसका लीगल टेंडर विड्रॉ कर देना ही कहलाता है डिमोनेटाइजेशन। हमारे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को शाम के टाइम हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। उन्होंने एक, है ना, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में इस चीज को आउट कर दिया था कि भाई आज के आगे, है ना, 8 नवंबर के आगे हमारे इंडिया में जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, लीगली वैलिड नहीं रहेंगे, वो इनवैलिड हो गए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके हमें फायदे भी बहुत सारे हुए थे, नुकसान भी बहुत सारे हुए थे। जैसे फायदे की बात करें तो हमारा ब्लैक मनी जो था, है ना, कहीं ना कहीं जो लोगों ने पैसा जो टैक्स इवेशन कर रखी थी, टैक्स की चोरी से जो पैसा कमा रखा था, है ना, घर में दबा के रख रखा था, वो उन्होंने अपनी इनकम को सरेंडर किया, अपने पेनल्टी फाइन जो भी बनी उसको पे किया गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्लैक मनी जो था वो बाहर निकल के आया। जो हमारी कैश पे चल रही थी इकोनॉमी, वो कैशलेस इकोनॉमी हुई। हम ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ हमने ध्यान दिया, मतलब, है ना, डिमोनेटाइजेशन के बाद ही इंडिया में ऑनलाइन ट्रेंड को और ज्यादा बूस्टअप मिल गया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगी, जिससे कि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड पहुंचने लगा हर एक ट्रांजैक्शन का। तो अनगिनत फायदे थे इसके, और कुछ नुकसान भी थे कि हमें फालतू की एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हमें लाइन में लगना पड़ा अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराने के लिए, बहुत लंबी लंबी लाइन में हमें लगना पड़ा, हमें मतलब प्रॉब्लम फेस की थी हमने, है ना। तो डिमोनेटाइजेशन ऑल ओवर क्या है कि एक करेंसी से, है ना, हमारे इंडिया में लगभग 80% करेंसी थी जो 500 और 1000 रुपए के नोट्स में थी, तो वो सारी की करेंसी क्या हो गई, बेकार हो गई, वो फिर किसी काम की नहीं रही। नई करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, है ना, तो उसे फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया गया, तो यही कहलाता है डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल नहीं। एलपीजी पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमारे इंडिया में एलपीजी पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी। उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस टाइम के जो हमारे फिनांस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उन दोनों ने मिलके, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, एलपीजी पॉलिसी को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, इसे हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं 1991 में जो है। इसको लाने के पीछे रीजन क्या था, इसको लाने के पीछे रीजन था एक बैकवर्ड इकोनॉमी को बूस्टअप देना, एनर्जी देना। हमारे इंडिया की इकोनॉमी 1991 में बहुत ही क्राइसिस से गुजर रही थी, बहुत ही, मतलब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था, है ना। लोगों की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, और वो सप्लाई जो थी पीछे से जो गवर्नमेंट कर रही थी वो नहीं हो पा रही थी। मार्केट में कंपटीशन नहीं था, सेलर जो भी बना देता था कस्टमर वही खरीद लेता था, ऑप्शन नहीं थे, है ना, वेरिएशन नहीं था, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, सप्लाई बहुत कम थी, अनगिनत प्रॉब्लम थी जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस कर रहा था उस वक्त। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए क्या किया, 1991 में एक पॉलिसी क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई, जिसे कहा गया एलपीजी पॉलिसी। एल का मतलब था लिबरलाइजेशन, टी का मतलब था प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब था
ग्लोबलाइजेशन। एक एक करके समझते हैं तीनों को। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि इंडिया को लाइसेंस फ्री इकोनॉमी बनाना, इंडिया में होने वाले जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको लाइसेंस फ्री करना। 1991 से पहले क्या था, इंडिया में मोस्टली बिजनेस पे लाइसेंस था, छोटी दुकान से लेकर बड़े बड़े दुकानों तक, बड़े बड़े है ना बिजनेसेस तक, कंपनीज तक, तो सब पे लाइसेंस मैंडेटरी था। आपको एक छोटी से छोटी दुकान भी खोलनी है, उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसका रीजन ये था, इसकी वजह से ये था कि लोग बिजनेस खोलने से डरते थे, उन्हें उन्हें ऐसा लगता था फालतू का जंजाल है, एक फालतू का कोप वेब बना रखा है जिसमें आप हैंग हो जाएंगे जाके, है ना। तो जिसकी वजह से लोग बिजनेस सेक्टर में जाने से डरते थे। ठीक है, बहुत सारी मतलब रिस्ट्रिक्शन थे, बैरियर थे, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं बढ़ पा रही। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेके आया, मतलब कि क्या कर दिया, लाइसेंस फ्री कर दिया। आज के टाइम में इंडिया में मोस्टली बिजनेस ऐसे हैं जिसको कोई लाइसेंस नहीं है, रेदर देन सम बिजनेस कि जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, मेडिकल स्टोर की दुकानें हो गई है ना, और लिकर हो गया, लिकर अल्कोहल बात देखिए, है ना, वेपन्स हो गया, वेपन्स में जो डील करते हैं वो हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। तो ये कुछ बिजनेस है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट, अदरवाइज आपको जनरल स्टोर खोलना है, फुटवेयर हो गया, गारमेंट क्लॉथ हो गया, है ना, कोई कोई भी, कोई बॉडी केयर का प्रोडक्ट हो गया, कोई स्वीट्स की दुकान हो गई, बेकरी हो गई, तो अनगिनत दुकानें ऐसी हैं। आपको वेजिटेबल फ्रूट शॉप खोलनी है जिसके लिए कोई लाइसेंस नहीं, ठीक है ना। तो हाँ, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड का अलग अलग होता है कि भाई आपको FSSAI से कराना पड़ेगा या आपको GST का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब वैसी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ हम दुकान खोल रहे हैं तो दुकान भी चलाने के लिए हमें परमिशन चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल हुआ लिबरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स टू अनस्टैकल द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कोबवेब टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव, है ना। ब्यूरोक्रेटिक कोबवेब का क्या है कि भाई फालतू का जो जंजाल था, है ना, कि लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे, बहुत डरे हुए हैं, बहुत उन्हें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या होगा, कैसे क्या करना है। तो ये फालतू के जंजाल से उसे हटाना, उन्हें उसे अनस्टैकल करना और उसे मोर कॉम्पिटिटिव बनाना। मोर कॉम्पिटिटिव होगा तो कस्टमर को सीधा फायदा मिलेगा, कस्टमर को चॉइस का ऑप्शन मिलेगा, कलर का ऑप्शन मिलेगा, वैरायटी का ऑप्शन मिलेगा, है ना, और मतलब अनगिनत चीजें कस्टमर को सीधा ऑप्शन मिलेगा, और जिससे कि हालात सुधरेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सारी चीजें हुई लिबरलाइजेशन के थ्रू, जिसमें इकोनॉमी को क्या कर दिया गया, लाइसेंस फ्री कर दिया गया मोस्टली बिजनेस के लिए। सेकंड है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि 1991 से पहले मोस्टली बिजनेस जो है उसमें गवर्नमेंट का ही रोल था, मतलब प्राइवेट की एंट्री ही नहीं थी उसमें, प्राइवेट के लिए सीधा सीधा मना था, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर उसमें जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इससे क्या था, इससे बहुत सारे चैलेंजेस थे कि गवर्नमेंट बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट अपनी मनमानी का रेट पब्लिक से या कस्टमर से चार्ज कर रही थी, जो कि कस्टमर पे नहीं कर पा रहा था, है ना। और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन लाना पड़ा। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को, है ना, कई बिजनेस का कुछ हिस्सा और कई बिजनेस में पूरा का पूरा हिस्सा क्या कर दिया, प्राइवेट ओनरशिप दे दी, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, जिससे कि कंपटीशन बढ़ा और कंपटीशन का सीधा फायदा कस्टमर को हुआ, ठीक है ना। तो प्राइवेटाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स सच एन इकोनॉमिक प्रोसेस, ये एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोसेस है थ्रू विच, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर को अंडरटेक कर लिया जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्रॉड, है ना, खरीद लिया जाता है किसके द्वारा, एदर पार्शली, या तो आधा खरीद लिया जाएगा या कंप्लीटली, अंडर प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप यानी कि प्राइवेट कंपनियां उसको खरीद लेंगी, या तो आधा या पूरा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्राइवेट कंपनियों, ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, पब्लिक सेक्टर तो फिर भी जो सोशल थोड़ा बहुत सोशल वेलफेयर कर देता है, लेकिन प्राइवेट ओनरशिप में जब कंपनी आती है तो फिर वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, और प्रॉफिट तब होता है जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो वो फिर काम करते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस रेट में चाहिए, उसके लिए काम करती है। तो इससे अल्टीमेट फायदा हमारा क्या किसका होता है, कस्टमर का, और हमारी मार्केट को बूस्टअप मिलता है, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि ऑल इकोनॉमी को, ऑल वर्ल्ड को एक इकोनॉमी में क्रिएट कर देना, है ना। हम क्या कर सके, बैरियर फ्री कर देना, हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो चल रहा है, ठीक है, उसको बैरियर फ्री कर देना, बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसको थोड़ा कम कर देना, डिक्रीज कर देना, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले हमारे इंडिया में एक दो एमएनसी कंपनियां थी, बस गिनी चुनी एमएनसी कंपनियां थी
जो इंडिया में काम कर रही थी, जो बाहर की कंपनियां, और इंडिया की भी बहुत ही कम रेयर कंपनियां थी जो इंडिया की कंपनियां थी और बाहर बिजनेस कर रही थी। बट 1991 के बाद जब एलपीजी पॉलिसी आई तो क्या हुआ, तो बैरियर्स हट गए, जो बहुत सारे बैरियर्स थे, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, वो हट गए। ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों के मतलब जो कंपनियां थी उनके लिए दरवाजे खुल गए, बाहर की कंपनियां इंडिया में आने लगी, इन्वेस्ट करने लगी, और इंडिया की कंपनियां बाहर जाने लगी, इन्वेस्ट करने लगी। आज के टाइम में इंडिया में अनगिनत कंपनियां हैं जो चल रही हैं, जो बाहर की हैं, और इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल लेवल कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, जो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काम कर रही हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ किसके थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। वो सिर्फ किसी एक सेक्टर की कंपनियां ने, हर एक सेक्टर में, चाहे वो किसी भी सेक्टर को ले लेते हैं हम, जैसे मान लेते फास्ट फूड ले लेते, मान ले एक नॉर्मल पिज्जा ले लेते हैं भाई, पिज्जा हट है, डोमिनोज है, ये दोनों बाहर की कंपनियां हैं। ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ कि आज इंडिया में पिज्जा हट और डोमिनोज और है ना, जो बाहर की कंपनियां वो चल रही हैं। मोबाइल ले लेते हैं कि भाई हमारा सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है ना, एमआई है, तो ये सारी कंपनियां बाहर की हैं, इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर रही हैं और सेल आउट कर रही है। किसके थ्रू पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन के। हमारे इंडिया की टाटा है, रिलायंस है ना, और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर। तो ये सारा जो लेन देन चल रहा है, इंडिया की टेक्नोलॉजी बाहर जा रही है, बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, हम बाहर से प्रोडक्ट खरीद इंपोर्ट करा रहे हैं, बाहर वालों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब पॉसिबल ग्लोबलाइजेशन के थ्रू है। ग्लोबलाइजेशन से पहले था बहुत बहुत रेयर था, है ना, बहुत रेयर था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे थे, लोग डरते थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजें। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक इंटीग्रेट कर देना, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देना। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब आगे है इसके कुछ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी कि वो प्रभाव जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने से हुए, हमारे इंडस्ट्री पे वो प्रभाव जो पड़े, और है ना, मार्केट पे पड़े, इंडस्ट्री पे पड़े, किसी पे भी कह सकते हैं। तो वो 6 पॉइंट में बताया गया, एक एक करके हम इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। सिंपल सी बात मैंने आपको अभी बताई, है ना, तीनों ही पॉइंट में हमें देखने को मिलता है कि कंपटीशन बढ़ा है। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, लाइसेंस फ्री कर दिया गया बिजनेसेस को, तो लाइसेंस फ्री करने से ज्यादा बिजनेस खुलने लगे और कंपटीशन जनरेट होने लगा। सेकंड में क्या हुआ कि प्राइवेट ओनरशिप आ गई, पब्लिक सेक्टर को अंडरटेक कर लिया, तो कंपटीशन बढ़ा। थर्ड में जब एमएनसी, है ना, मल्टीनेशनल कंपनियां एक्सचेंज होने लगी, बाहर की इंडिया में आने लगी, इंडिया वाली बाहर जाने लगी, तो फिर कंपटीशन बढ़ा। तो तीनों ही पॉलिसी में क्या हुआ, कंपटीशन तो तीनों में ही बढ़ा, तो इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ गया। सेकंड है मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर की डिमांड बढ़ने लगी। पहले कस्टमर कुछ भी खा लेता था, पेट भरने से मतलब था। आज के टाइम पे पेट भरने से मतलब नहीं है, उसको अपना मनपसंद खाना खाना है। ये सब पॉसिबल हुआ इसके थ्रू, है ना। पहले इंसान को शरीर ढकने के लिए कुछ चाहिए, पत्तों से भी शरीर ढक लिया जाता था पहले के जो हमारे अर्ली मैन होते थे, लेकिन उसके बाद जो हालात बदले वो बात अलग है, लेकिन फिर भी ऑप्शन बहुत कम थे, है ना। भाई हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट से लेकर 1991 तक, है ना, इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, 1991 तक ऑप्शन हर एक चीज में, मैं सिर्फ गारमेंट क्लॉथ की बात नहीं कर रहा, हर एक सेक्टर में हमारे पास ऑप्शन की कमी थी, जिसकी वजह से हमारी डिमांड ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि भाई अवेलेबल ही नहीं है प्रोडक्ट, तो हम डिमांड करके क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 1991 के बाद हालात बदले, है ना। आज के टाइम में देखो, हमें शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, और कपड़ों में वैरायटी बहुत है, ब्रांड बहुत है, वैरायटी बहुत है, कलर ऑप्शन बहुत है ना। फुटवियर में देख लो, चाहे आप किसी भी चीज में, बॉडी केयर का प्रोडक्ट देख लो, आप सुबह से शाम तक जितनी भी चीजें यूज करते हो, हर एक प्रोडक्ट के वेरिएशन है, हर एक प्रोडक्ट के ब्रांड है, और हर एक प्रोडक्ट में क्वालिटी वेरिएशन है कि भाई लो है, मीडियम है, फिर हाई है। ठीक है ना, तो ये सब पॉसिबल हुआ किसके थ्रू, एलपीजी पॉलिसी के थ्रू। तो वही लिखा हुआ है मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर की डिमांड बदलने लगी। एक सिंपल सा आप स्मार्टफोन भी लेने चले जाओ मार्केट में, तो आप कितना कंफ्यूज हो एक फोन लेने के लिए, है ना। 10-20 हजार का जो फोन आता है उसमें भी आपके पास बहुत वेरिएशन है, तो ये सब पॉसिबल हुआ है एलपीजी पॉलिसी। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजी का बदलता है ना, बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, इंडिया की टेक्नोलॉजी बाहर आ रही है। ठीक है, हमने जब मोबाइल का इंट्रोडक्शन किया था तो मोबाइल भाई
सिंपल सी बात है, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी थी, मोबाइल को सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज किया जाता था। फिर मोबाइल में मल्टीमीडिया ऑप्शन आया, फिर मल्टीमीडिया से वो एंड्रॉइड हुआ, फिर एंड्रॉइड वर्जन है ना, फिर एंड्रॉइड वर्जन अपडेट होता रहा, स्मार्ट हो गया फोन, ठीक है। अब फोन का वर्जन अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है, इसी को कहते हैं रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया में जब टीवी का इन्वेंशन हुआ तो वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से आज स्मार्ट टीवी है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट बदल रहा है, इन्वेंशन डेली इन्वेंशन हो रहा है, बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेंशन कर रही हैं, इंडिया की कंपनियां बाहर इन्वेंशन कर रही हैं, है ना। डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में कोई ना कोई इन्वेंशन हो रहा है जिसका फायदा कस्टमर को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं, नेसेसिटी फॉर चेंज। इस चेंज की हमें जरूरत भी है। आज के टाइम पे अगर हम ये सोचे कि हम मॉडर्न तरीकों को नहीं, ट्रेडिशनल तरीकों को अपना के बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, तो शायद ये इम्पॉसिबल ही है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हाई है कि हम पुरानी चीजों को लेकर मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते। कस्टमर की डिमांड बदल गई है, कस्टमर का ऑप्शन बदल गया है, कस्टमर की चॉइस ऑप्शन बदल गया है, मतलब उसके पास वैरायटी बहुत है। तो इन वैरायटी को हम फेस तभी कर पाएंगे जब हम मॉडर्न तरीके से काम करेंगे, जब हम अपने आप को चेंज करेंगे, है ना। तो नेसेसिटी फॉर चेंज मतलब बदलाव की जरूरत भी है। अब कीपैड वाले फोन अगर हम आज मार्केट में देखेंगे तो शायद वो नहीं बिकेंगे, ना के बराबर बिकेंगे, है ना। अगर हम 100 फोन बेचने निकले हैं तो उसमें से 5-6 ही बेच पाएंगे या मैक्सिमम 10 बेच लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, लोगों की ट्रेंड में नहीं है, लोगों को डिमांड ही नहीं है ना। कीपैड वाला फोन कोई खरीदना नहीं चाहता। आज के टाइम पे छोटे से छोटे लेवल का व्यक्ति भी स्मार्टफोन चला रहा है, ठीक है ना। तो वो बदलाव की जरूरत है, आज के टाइम में लोगों ने बदल लिया है खुद को। 5 नंबर पॉइंट हमारा, नीड फॉर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, है ना। ये जो इन्वेंशंस है ना भाई, आज के टाइम में ह्यूमन ने अपने जैसा इंसान बना दिया, जिसे हम रोबोट कहते हैं, है ना। तो अपने जैसा इंसान बना दिया, तो ये किसने बनाया? ऑब्वियसली प्रकृति ने तो दिया नहीं, प्रकृति ने तो इंसान बनाया, लेकिन इंसान ने इंसान अपने जैसा बना दिया, जिसे हम रोबोट कहते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट से, ठीक है। नीड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, भाई जितनी भी मशीनें हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है ना। जितनी भी मशीनें सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, जितनी भी मशीनों से आप घिरे हुए हो, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी तक, नेचर ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, ये सब ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन मेड कैसे हुआ? ये डेवलपमेंट से हुआ कि भाई लोगों ने खुद का विकास किया, लोगों ने इन्वेंशंस किए, डेली बेसिस पे इन्वेंशन किए, अब उसका फायदा हमें मिल रहा है। तो लोगों को क्या है कि ह्यूमन जो हमारा रिसोर्स है उसके भी डेवलपमेंट की जरूरत है। इम्पैक्ट ये भी एक पड़ा है कि आज के टाइम पे हम अपने आप को ब्लैंक रखें तो भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। आज के टाइम में हमें कोई ना कोई हुनर सीखना होता है, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्किल हमें आने चाहिए जिससे हम अपनी लिविंग को अर्न कर सके। तो वही है कि नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। 6 नंबर पॉइंट है हमारा, मार्केट ओरिएंटेशन। पहले के टाइम पे क्या था कि कुछ भी बना तो बिक जाता था, लेकिन आज के टाइम पे कुछ भी नहीं। बिजनेसमैन प्रोडक्ट बनाने से पहले 10 बार सर्वे करता है मार्केट में जाके कि मार्केट में क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट की डिमांड है, किस रेट पर डिमांड है, कब डिमांड है और किस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाना है, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाता है, तब उसका प्रोडक्ट बिकता है ना। तो इसे कहते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। पहले क्या था, कुछ भी बना तो बिक जाता था, क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं थे। आज के टाइम पे ऑप्शन बहुत है, तो सर्वे करते हैं कंपनी वाले, पहले सर्वे करने निकलते हैं कि भाई कस्टमर से फीडबैक मांगते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपने आप को, कस्टमर की कंप्लेन सजेशन मांगते हैं उनसे, है ना। तो ये सब पॉसिबल है, पॉसिबल हुआ एलपीजी पॉलिसी के थ्रू, ये इम्पैक्ट है, प्रभाव पड़ा, तो इसे कहते हैं मार्केट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा डिमोनेटाइजेशन और एलपीजी पॉलिसी, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में, आज वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हों, ठीक है। वीडियो में अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।